सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्वॉर्ड स्टार के एपिसोड 204 के कंप्लीट ब्रेकडाउन के पार्ट 2 में। इसके पार्ट 1 का लिंक हमने देकर रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर कि हम लोगों ने देख लिया था कि जो लियू फेंग था वो आ चुका था चू यान एम्पर के साथ में इनहेरिटेंस को लेने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे वैनरेबल लेवल के बंदे थे जो कि बहुत टेरिफाइंग थे। तो चलिए देखते हैं आगे की और क्या क्या लियू फेंग को पता लगने वाला है, और क्या वो इनहेरिटेंस ले पाता है कि नहीं, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। लियू फेंग पूछता है गार्डिंग बीस्ट गॉड पैलेसेस से, और गाइड एक्सप्लेन करता है कि जो गार्डिंग बीस्ट गॉड्स रहते हैं वो बीइंग्स हैं जिन्होंने अपने पूरे बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लिया और मास्टर बन गए यूनिवर्स के। वो लोग ट्रू बीस्ट गॉड्स नहीं बने हैं क्योंकि वहां पर ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं, या फिर उन्होंने ऐसा करना चाहा ही नहीं है। हालांकि एक पोजीशन को लेने की वजह से उनकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन उनकी फ्यूचर ग्रोथ भी कम हो जाती है। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल इस चीज को रिस्पेक्ट करता है और अपॉइंट करता है उनको गार्डिंग बीस्ट गॉड्स की तरह। अभी जो ट्रू गॉड्स होते हैं वो यूनिवर्स मास्टर से ऊपर के लेवल के बंदे होते हैं। जो गाइड रहता है वो रिएश्योर करता है लियू फेंग को, चू यान एम्परर को भी, जो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल रहता है वो बहुत ज्यादा फ्री और न्यूट्रल है। वो किसी भी ऐसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। उनको कोई भी टेरिटरी कॉन्कर नहीं करनी है और ना ही उसके मेंबर्स को कंट्रोल करना है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, इनहेरिटेंस को गेन करना बहुत मुश्किल होता है, और सिर्फ कुछ लोग जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वही इस चीज में सक्सेस हो पाते हैं। जो स्कूल रहता है वो बिल्कुल नियम कायदे वाला है, और तो और इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम्हें कीमत ना चुकानी पड़े। तुम्हें कुछ भी स्कूल से चाहिए, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक पैलेस में जहां पर की रहते थे ओनर बुइनिया आइलैंड के, जो कि एक गार्डिंग बीस्ट गॉड था। पैलेस के बाहर वो एनकाउंटर करते हैं एक पावरफुल ह्यूमन सर्वेंट को, जो कि एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड है और एक मैसेंजर की तरह ही काम आ रहा है, और ना कि गार्डिंग बीस्ट गॉड खुद है। लियू फेंग को रियलाइज होता है कि यहाँ तक के जो ह्यूमंस रहते हैं वो भी सोल स्लेव्स बन गए पावरफुल बीइंग्स के। लियू फेंग और चू यान एम्परर को बताया जाता है कि तुम्हें इंतजार करना है। हालांकि वो सोच रहे थे कि वो गार्डिंग बीस्ट गॉड से जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन उनको पता लगता है कि उनको यहाँ पर इंतजार करीब 10 सालों के लिए करना पड़ेगा स्कूल के रूल के हिसाब से। 12 दिनों के बाद एक ओवरवेलमिंग फोर्स जो रहती है पूरे पैलेस को भर देती है, जिससे पता लग रहा था कि गार्डिंग बीस्ट गॉड आने वाला है। इस हॉल के अंदर वो लोग मिलते हैं गार्डिंग बीस्ट गॉड से, जो कि एक टेरिफाइंग ड्रैगन शेप स्पेशल लाइफ फॉर्म है जो कि फायर स्पेस को कंट्रोल कर रहा है। इमेंस अथॉरिटी के साथ में वो ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है लियू फेंग और चू यान एम्परर को अपने हायर्स की तरह बुइनिया आइलैंड पर। जो गार्डिंग बीस्ट गॉड था उनको ग्रांट कर देता है 4 इंपॉर्टेंट जगहों को। एक थी वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी, जो कि स्कूल का वर्चुअल दुनिया थी। एक था लैंड ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर कि उनको मिलेंगे बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस और उनको टेस्ट किया जाएगा। लैंड ऑफ ट्रेजर्स भी है तीसरा, जो कि भरा हुआ है पावरफुल रेलिक्स से, और उनको सिर्फ ऑब्टेन करा जाता है स्ट्रिक्ट कंडीशंस को मीट करके। और एक और है लैंड ऑफ द सीक्रेट रीजन, जो कि एक हाईली डेंजरस एरिया है जो कि रेयर बीइंग्स ट्रेजर से भरा हुआ है। फाइनली जो गार्डिंग बीस्ट गॉड रहता है उनको ऑर्डर करता है कि तुम लोग अपने पैलेसेस बना लेने चाहिए और लैंड ऑफ इनहेरिटेंस को शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि तुम लोग के ट्रायल शुरू हो सके। चू यान एम्परर बताता है लियू फेंग नाइट कि वो बहुत ज्यादा करीब है ब्रेक थ्रू के, जिसकी वजह से सारे लोग सरप्राइज रह जाते हैं। लियू फेंग तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसके टीचर इस फाइनल स्टेप पर काउंटलेस एरर्स से फंसे हुए थे। हालांकि बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस एक रेयर अपॉर्चुनिटी, फिर भी सक्सेस जो रहती है वो गारंटी नहीं होती है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, चू यान एम्परर को लग रहा था कि अब कोई असली उम्मीद आने वाली है। चू यान एम्परर रिफ्लेक्ट करता है अपनी लंबी जिंदगी के ऊपर। उसकी जो फैमिली रहती है, उसका जो घर रहता है, अब उनको उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और सिर्फ एक गोल बचा हुआ है जो कि एक ग्रेटर पावर। बाकी के जो जीनियसेस रहते हैं वो एडवांस कर रहे थे यूनिवर्स नाइट बनने के लिए, वो पीछे ही रहता है। वो जूनियर्स को सिखा रहा था कि उस सिटी में सारी चीज़ों को। बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट चांस था उनके लिए आगे बढ़ने का। लियू फेंग नाइट भी उससे कहता है, उसको बताता है कि इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो रिवील करता है मेमोरीज को जो कि इनहेरिटेंस के टाइम पर आती हैं, जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा डीप में चली जाती हैं, और ये चीज़ डिपेंड करती है कि तुम पहले के टाइम में कैसे रहे हो, तुम्हारी फाउंडेशन कैसी है। इनहेरिटेंस जो रहता है अकेला वो कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ तभी काम करता है जब तुम हार्ड ट्रेनिंग करते हो पहले से। बिना इस एफर्ट के यहाँ तक कि जो इनहेरिटेंस रहता है वो भी तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। लियू फेंग नाइट एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर 7 लेवल्स हैं बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस की। हर एक जो लेवल जो रहती है वो सिर्फ एक फ्री गाइडेंस को तुम्हें प्रोवाइड करेगी। एडिशनल इनहेरिटेंसेस जो रहते हैं उसके लिए तुम्हें एक
कीमत को चुकाना पड़ेगा, जो कि ट्रेजर्स नहीं होते हैं, बल्कि तुम्हें वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में जाकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का वर्चुअल वर्ल्ड है। अब उनको भेजने से पहले ज़्यू फेंग नाइट उनको रिमाइंड कर देता है 2 स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में कि एक तुम लोगों को 5 कलर की ऑरोरा लेक में कोई भी कलिंग नहीं करनी है, और दूसरी चीज ये है कि तुम्हें दूसरी जगहों पर नहीं जाना है बुइनिया आइलैंड पर। वहीं जो आइलैंड रहता है वहां पर ट्रू एंड एम्पर बताता है ल्यू फेंग को कि वो एक लॉन्ग टर्म सेक्लूजन में जाने वाले हैं अपने ब्रेक थ्रू को अटेम्प्ट करने के लिए। ल्यू फेंग इसकी रिस्पेक्ट करता है और शुरू करता है अपने कल्टीवेशन को। वो समझ रहा था इस चीज को कि यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत होती है ट्रू फाउंडेशन के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। आधे साल बाद ल्यू फेंग को रियलाइज होता है कि उसकी जो ग्रोथ रहती है काफी सिग्निफिकेंट और स्टेबल है। उसको पता है ये बात कि वो भी रेडी नहीं है डेंजरस रीजन में जाने के लिए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लैंड ऑफ ट्रेजर्स को और से एक्सप्लोर करेगा। एंट्रेंस पर ल्यू फेंग मिलता है एक पावरफुल ऑटोमेटन रेस एक्सपर्ट से, जो कि उसको एनालाइज करता है और उसको कहता है कि तुम तो ब्लेड रिवर एम्पर ही हो। जो ऑटोमेटन रहता है वो हैरान रह गया था इतने ज्यादा टैलेंटेड बीस्ट कल्टीवेटर को देखकर, जो कि अभी सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड लेवल पर है, और तो और वो उसकी ट्रू स्ट्रेंथ को भी सेंस नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ में ल्यू फेंग की एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाती है उस जगह पर। यहाँ पर जूजू एम्पर जो रहता है वो मानना चाह रहा था ल्यू फेंग को एक ग्रेटर रिवॉर्ड के लिए, लेकिन फिर भी ल्यू फेंग कामली रिफ्यूज कर देता है अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करने से, बल्कि वो कहता है कि जूजू एम्पर मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके बाद वो चला जाता है पोर्टल में लैंड ऑफ ट्रेजर्स के, वहां पर नजरों के सामने से ओझल हो जाता है। जो जूजू एम्पर रहते हैं उनको यकीन था कि ल्यू फेंग की आइडेंटिटी रहती है वो जल्द ही एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि ये जो जगह रहती है वो भरी पड़ी है हायर से। टेलीपोर्टेशन के बाद में ल्यू फेंग आ जाता है लैंड ऑफ ट्रेजर्स में, जो कि एक बहुत बड़ी सी जगह होती है जो कि भरी होती है एंडलेस माउंटेन्स से, लेक्स से और मूविंग ऑरोरा से, जो कि उसके ऊपर से निकल रहे थे। जमीन रहती है वो लोकेटेड थी 5 कलर ऑरोरा लेक के अंदर, जिससे कि वो काफी सिक्योर हो जा रही थी। ल्यू फेंग इस चीज को देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ पर काउंटलेस रेसेस हैं और स्ट्रेंज लाइफ फॉर्म्स जो कि यहाँ पर गैदर्ड हुए हैं, जो कि किसी भी चीज से ज्यादा है जो कि उसने आज से बैटलफील्ड के ऊपर देखी है। वो कंफ्यूज रह गया था कि यहाँ पर ये जो ट्रेजर्स रहते हैं वो है तो है कहाँ। ल्यू फेंग मिलता है 1000 रेन से, जो कि एक फ्रेंडली मेंबर था डार्क मिस्ट क्लैन का होंग अलायंस से। 1000 रेन एक्सप्लेन करता है कि जो ट्रेजर्स रहते हैं वो सारी जगहों पर छिपे हुए हैं, माउंटेन्स के अंदर और लेक्स के अंदर। वो पॉइंट करता है कि 108 टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं यहाँ पर, जिसमें कि ज्यादातर प्रीशियस ट्रेजर्स हैं एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के। हर एक इनमें से रहता है वो कम से कम एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर तो है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 42 ही है जिनको कि अभी तक लिया गया है, और जो लेटेस्ट वाला रहता है वो करीब 1 मिलियन एरास पहले लिया गया था। ये जो ट्रेजर्स रहते हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं ऑरोरा लेक, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं जिससे कि तुम डैमेज नहीं कर सकते हो इस लैंड को, नहीं तो तुम हाल के हाल मर जाओगे एकदम से। एक वॉलेंट यूनिवर्स नाइट जो रहता है एक और रेस से आता है, वो अटैक करता है ल्यू फेंग के ऊपर और 1000 रेन के ऊपर बिना किसी वजह के। वो उनको इंजर्ड कर देता है लेकिन उनको मारता नहीं है। 1000 एक्सप्लेन करता है कि जो नाइट रहता है वो इंटेंशनली उनका मजाक उड़ा रहा है। उसको पता थी ये बात कि रूल्स जो रहते हैं वो प्रिवेंट करेंगे यहाँ पर किसी भी तरीके के मर्डर को। इस चीज को देखकर ल्यू फेंग को गुस्सा आ जाता है, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है यूनिवर्स नाइट की तरफ। वो पकड़े हुए था एक फ्लेम गॉड क्रिस्टल को। ल्यू फेंग क्रिएट करता है एक डेंजरस स्टैंड ऑफ को कि अगर वो मर गया तो एक्सप्लोजन हो रहता है वो नाइट को ही मार डालेगा। इतनी ज्यादा बड़ी चीज को देखकर जो कि ल्यू फेंग ने कही थी, नाइट जो रहता है पीछे हट जाता है। ल्यू फेंग ने उससे डायरेक्टली पंगा ले लिया था। उससे पूछता है कि क्या कमजोर एम्परर्स को बुली करना सही है तुम्हारे लिए, कैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, जिससे पता लग रहा था कि यहाँ पर ल्यू फेंग फियरलेस है, चाहे उसके सामने कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज क्यों ना आ जाएं। जो बाइशान नाइट रहता है वो एक यूनिवर्स नाइट था जो कि बुइनिया आइलैंड पर काफी टाइम से रह रहा था। वो लैंड ऑफ ट्रेजर्स को काफी टाइम से डोमिनेट कर रहा था और वीकर एम्परर्स को बुली करता रहता था। ये बिहेवियर जो रहता है काफी ज्यादा कॉमन था, क्योंकि जो एम्परर्स रहते हैं और यूनिवर्स नाइट्स रहते हैं वो इक्वल नहीं है। ज्यादातर एम्परर्स जो रहते हैं बस इसको सही भर सकते थे, खासतौर पे तब जब एग्रेसिव नाइट्स को झेलना पड़े, जैसे कि बाइशान ओपनली बेइज्जती कर देता है ल्यू फेंग की। वो कहता है कि मैं ह्यूमर्स को बुली करता हूँ कि वो मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन ल्यू फेंग पीछे हटने की बजाय उससे कस के कहता है, अपने हाथ में फ्लेम गॉड क्रिस्टल लिए हुए, जिससे कि बाइशन जो रहता है यहाँ पर रैकलेसली एक्ट तो नहीं कर पा रहा था। काफी सारे जो आसपास के एम्परर्स रहते हैं और नाइट्स रहते हैं वो देख रहे थे। उनको यकीन था कि ल्यू फेंग एक और फुलिश बंदा है जो कि यहाँ पर जल्द ही अपने लेसन्स को सीख जाएगा। ल्यू फेंग कामली चैलेंज करता है बाइशन की यकीन को कि जो कमजोर रहता है उसको स्ट्रॉन्ग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि जो रिस्पेक्ट रहती है वो डर से आती है, लेकिन 5 ऑरोरा लेक के अंदर मेरे पास कोई भी वजह है नहीं तुमसे डरने की। बाइशान उसको थ्रेटन करता है। वो कहता है कि ल्यू फेंग जिस टाइम तुम आइलैंड को छोड़कर जाऊंगा तो मैं मार डालूंगा। 1000 सीक्रेटली अर्ज करता है ल्यू फेंग से कि माफी मांग लो। वो उसको वार्निंग देता है कि एक यूनिवर्स नाइट लेवल के बंदे को एनिमी बनाना सही चीज नहीं है, लेकिन ल्यू फेंग रिफ्यूज कर देता है। उसके पास ऑलरेडी काफी सारे दुश्मन तो थे यूनिवर्स में, और जिस टाइम वो बाइशान को देख रहा था वो उन एनिमी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी रहती है ब्लेड एम्परर की तरह वो जल्दी ही सबको पता लगने वाली थी। इसलिए वो डिसाइड करता
करता है कि कोई भी पॉइंट है नहीं यहाँ पे गति झेलने के लिए। वाइशान डिमांड करता है लियू फेंग से कि जल्दी से घुटनों पर आ जाओ और आधी गॉडली बॉडी को अपनी डिस्ट्रॉय करते हैं और माफी मांग लो। लेकिन लियू फेंग मजाक उड़ाते हुए कहता है उस डिमांड का और कहता है कि तुम्हें फ्यूचर में बताऊंगा। सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक होती आती है जिस टाइम पर बाकी यूनिवर्स नाइट्स भी हंसते हैं वाइशान के ऊपर, उसके गर्व को वो डैमेज कर देते हैं। अब जैसे जैसे चीजें यहाँ पर बढ़ना शुरू होती है एक पावरफुल फिगर यहाँ पर आता है जिसका नाम था जूशोंग एम्परर। हालांकि उसको एम्परर बुलाया जाता है लेकिन जूशोंग रहता है वो एक यूनिक लाइफ फॉर्म था जिसकी की ट्रू बॉडी थी 40,000 माइल्स ऊंची। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो हजारों टाइम्स गुना मजबूत था नॉर्मल एम्परर से, जिससे कि वो ज्यादा यूनिवर्स नाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके पास में बहुत ज्यादा इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स थे और खास तौर पर उसको नर्चर किया जा रहा था एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के द्वारा। जूशोंग एम्परर बीच में आ जाता है और वार्निंग देता है वाइशान को कि जितने भी एम्परर्स रहते हैं उनके ऊपर ज्यादा जाती मत करना। लियू फेंग शॉक रह जाता है, वो सोचता है कि कुछ भी क्यों ना हो एम्परर्स के अमंग में भी कुछ बीइंग जो रहते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो यूनिवर्स नाइट्स के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। तो ये था एपिसोड 204 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। इससे आगे वाली वीडियोस देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब और मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिससे कि आप लोग अपने भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकें। अभी के लिए बाय बाय।